नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं मनीष भदौरिया। हर किसान की आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसानों की समस्याओं और उनकी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आज हमारे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं युवा किसान मोर्चा के। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विवेक जी जानना चाहेंगे अपने बारे में कुछ बताइए हमको। मनीष जी, बड़ी लंबी राजनीतिक यात्रा है मेरी जी। मैं बाल स्वयं सेवक हूँ। बहुत कम उम्र से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरी शिक्षा दीक्षा संघ के विद्यालय में सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। वहाँ से मैंने विद्यार्थी परिषद का भी कार्य किया और वहाँ के शिशु मंदिर की पूर्व छात्र परिषद का मैं संयोजक भी रहा। विद्यार्थी परिषद के कार्य के दौरान ही जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो तत्कालीन हमारे विभाग प्रचारक आदरणीय वीरेंद्र जी की गिरफ्तारी के विरोध में हमने अपनी गिरफ्तारी भी दी है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मैं 14 वर्ष की आयु में राम जन्मभूमि आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला एक बाल स्वयं सेवक हूँ। इसके पश्चात मैं शिक्षा दीक्षा के लिए प्रयाग आ गया, बस्ती जनपद से। प्रयाग में मैं युवा मोर्चा का, भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष, उसके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महानगर महामंत्री तक के दायित्वों पर रहा। और इस दौरान मेरी वहाँ पे जमीनी तौर पे काम करने का मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर आगे चल के मैं जब किसान मोर्चे का प्रदेश मंत्री बना 2010 में, तो मुझे किसानों के बीच भी काम करने का एक अवसर मिला। 2010 से लगातार मेरा किसानों के बीच काम करने का सौभाग्य मुझे मिलता रहा। फिर मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का, 2 कार्यकाल मुझे मिला। और इस दौरान मुझे पूरे प्रदेश के किसानों से चर्चा, उनकी समस्याओं को समझने का, उनसे बातचीत करने का अवसर मिला और किस तरह से हम किसानों के लिए कुछ कर सके, ये इच्छा शक्ति जागृत हुई। और उसके हमने अपने पार्टी के नेतृत्व को, उच्च स्तरीय नेतृत्व को इससे अवगत कराया कैसे इस दिशा में हमारी पार्टी किसानों के लिए कुछ कर सकती है। उसके बहुत से उदाहरण हैं जिसमें हम लोगों ने काम किया है। वही विवेक जी, मैं जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन उसके बाद भी आज किसान कहीं ना कहीं खुद को उपेक्षित महसूस करता है। समस्याएं उसकी निरंतर बनी रहती हैं और सरकार उस पर कितना ध्यान दे पा रही है, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। आज किसानों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए मनीष जी, ये तो सत्य है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। बचपन से लेकर आज तक हमने, आपने सबने किताबों में ही पढ़ा है, सत्यता भी यही है कि भारत की आबादी का 70% किसी न किसी रूप में कृषि पे जीवन यापन करने के लिए निर्भर है। चाहे वो कृषक के रूप में हो, चाहे कृषि उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय से जुड़ा हुआ हो, कहीं न कहीं उसके जीवन में कृषि महत्व रखती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में कृषि आधारित जीवन यापन करने वालों की बहुलता है। उसके पश्चात भी देखा जाता है किसान समस्या से परेशान है। कारण बहुत साफ है। देश की आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं। आज़ादी के पहले भी किसान अपनी फसलों की रक्षा के लिए किसान खेत में पड़ा रहता था दिन रात। आपने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी होगी। जिस तरह का चित्रण मुंशी प्रेमचंद जी ने किसान के बारे में किया है वो हकीकत है। और उस हकीकत में मनीष जी आज भी बहुत परिवर्तन नहीं आया है। आज भी किसान अपनी फसल की रखवाली दिन रात करता है, दिन में भी करता है, रात में जाग के भी करता है। और पूर्ववर्ती सरकारों की किसानों के बारे में कोई सोच नहीं रही।
उसका दुष्परिणाम किसान आज तक भोग रहा है। हम ये नहीं कहते कि हमारी सरकार ने किसानों की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। बहुत से काम हुए हैं, बहुत से होने शेष हैं। जो काम हुए हैं वो माइलस्टोन वर्क है किसानों के लिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में हमारे तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की। वो एक नई सोच थी। उसके पहले 100 रुपए के कर्जे के लिए भी किसान को गांव के साहूकार के आगे हाथ पसारना पड़ता था। बेटी के ब्याह में और किसी काम में किसान कर्ज के बोझ के तले दब जाता था। किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करके एक सरकार ने ऐसा माध्यम दे दिया किसान को, जिससे उसकी कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो बहुत जरूरी है वो इस किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पूर्ण हो जाती थी, और उस पर ब्याज भी न्यूनतम रहता था। आगे चल के सरकारों ने फिर तमाम ब्याज दरों में गिरावटें की, तो अच्छा लाभ किसानों को मिला और मिल रहा है। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कभी कोई काम नहीं किया। विवेक जी, कहा जाता है किसानों की मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, बीज, खाद, पानी, कीटनाशक होते हैं, इनके भी किसान पूरी तरह से इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। आज भी इन चीजों के लिए उन्हें इधर उधर दौड़ना पड़ता है। क्यों? जी मनीष जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि किसानों को जो मूलभूत आवश्यकता होती है, बीज की, खाद की, पानी की और कीटनाशक, इसके अतिरिक्त एक बहुत पूर्ण चीज और होती है, खेती में श्रम की। छोटे किसान तो अपनी खेती खुद कर लेते हैं, मझोले किसान कुछ खुद करते हैं, कुछ श्रमिकों पर आधारित होते हैं। बड़े किसानों की खेती श्रमिक आधारित होती है। तो जिस तरह से मनरेगा के कारण श्रम प्रभावित होता है गांवों का, मनरेगा की क्या दशा है, क्या स्थिति है, वो कभी अलग विषय, उस पर कभी अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है मनरेगा का, वो खेती पे पड़ता है, और किसान की खेती की लागत बिगड़ जाती है। उसके बाद ये भी विवेक जी देखा जाता है कि समय पर किसान की खरीद का भुगतान ना हो पाना, ये सबसे बड़ी समस्या आज किसानों की। देखिए, कुछ फसलों में, गन्ना में कहीं कहीं ये दिक्कतें आती हैं। बाकी जहां उत्तर प्रदेश सरकार का जहां तक विषय है, चाहे गेहूं क्रय केंद्र का हो विषय हो, चाहे धान क्रय केंद्र का हो, उसमें कोई बहुत विलम्ब नहीं होता। उसकी सरल प्रक्रिया है। आप अपनी खतौनी के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा करके जिस डेट पे बताया जाए तो उस डेट पे अपनी फसल लेकर के आप क्रय केंद्र पे पहुंच जाएं, फसल क्रय हो जाती है और उसके विद इन वीक पेमेंट आपके खाते में आ जाता है। तो यहाँ वो समस्या नहीं है। ये समस्या केवल गन्ना में है। वो भी गन्ना में कुछ जो मिल मालिक इस तरह की बदमाशियां करते, उसको भी ऊपर ढकेल लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है, और रिकॉर्ड समय में गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान कराने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। और हम तो ऐसी सरकार हैं जो हमने मायावती जी के समय का भी बकाया निपटवाया, अखिलेश जी के भी समय का बकाया निपटाया, अपने समय का भी किसान का गन्ना मूल्य का भुगतान निपटारा करवाया है। इस मामले में तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है साधुवाद की बात है, इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है। हर घर जल, हर घर नल योजना पे प्रदेश सरकार काम कर रही है। जी, किसानों को उसका फायदा भी हो रहा है। जी, उनके घरों में नल भी लग रहा है, पानी भी आ रहा है। लेकिन किसानों के जो खेत हैं उनमें अभी भी ट्यूबवेल की उतनी व्यवस्थाएं नहीं जितनी होनी चाहिए। उतनी व्यवस्था नहीं दे पा रही प्रदेश सरकार कि वो अपने खेतों को सींच सके। किसानों को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने आगे क्या किया है, कुछ इस बारे में? देखिए, है क्या मनीष जी, हर घर जल वाली व्यवस्था तो जो योगी आदित्यनाथ जी इस समय प्रदेश में चल रही है, वो नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन से हो रही है। और ये योजना अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी अपने दिमाग में सोचा होता कि हमारे नागरिकों को स्वच्छ पानी पहुंचे,
है क्या कि बहुत सारे रोग जो होते हैं वो जल जनित होते हैं। अगर आपको स्वच्छ पेयजल मिल रहा है तो बहुत से रोग आपको ऐसे ही नहीं छुएंगे। लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकारों का कभी कोई दृष्टिकोण नहीं रहा इस बारे में। तो इस दृष्टिकोण से हमने हर घर जल और हर घर नल की जो व्यवस्था की है, कम से कम अब किसान को, उसके परिवार को गांव घर में स्वच्छ पानी मिलेगा। अब रही बात जो आपने प्रश्न लिया कि किसान के खेत को पानी कैसे मिले, हमने अपनी सरकारों में उन नहरों में भी पानी टेल तक पहुंचाने का काम किया है जो नहरें सालों से सूखी रहती। आज हमारा ये प्रयास होता है कि जब बुआई का समय हो, खेती किसानी का समय हो, तो नहरों में टेल तक पानी पहुंच जाए। स्थिति यह है मनीष जी कि नई नहरों का निर्माण वर्तमान परिस्थिति में बहुत आसान नहीं है। इतना जनसंख्या का दबाव उत्तर प्रदेश में हर जगह है कि आप कोई भी नहर निकालने चलिए तो कोई न कोई गांव, कोई न कोई बस्ती रास्ते में उजड़ने लगती है। लेकिन हम सरकारी ट्यूबवेलों के माध्यम से, जहाँ पे ट्यूबवेल लग सकते, डार्क जोन नहीं है, वहाँ पे कैसे किसान के खेत को पानी मिले इसकी चिंता सरकार कर रही है। ट्यूबवेल भी लगा रही है और नहरों को टेल तक पानी भी पहुँचा रही है। देव जी, एक बड़ी समस्या सामने आती है, मंडी में दलाली प्रथा जो चल रही है, इस प्रथा पे लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, मंडी में होता क्या है कि जब किसान फसल लेके जाता है जी, तो हर मंडी के अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ मंडियों में मैंने खुद दौरा करके, एक होती है वहाँ पे अंगूठा डाल देते हैं हाथ पे, उंगली पकड़ के दाम का निर्धारण कर देते, किसान को पता ही नहीं चलता कि उसकी फसल कई रुपए में बिक गई। दलालों आड़तियों के बीच में क्या खेल हो गया। तो हमने कुछ मंडियों में तो दौरा करके, जब मैं प्रदेश मंत्री था और प्रदेश उपाध्यक्ष के दायित्व पे था, तो मैंने इस प्रथा को समाप्त कराया था। इसमें आवश्यकता मनीष जी, ये सिस्टम जनित समस्या है। इसमें किसानों को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। किसान नेताओं को कहेंगे कि ये अधिकारियों की लापरवाही, उनकी नाक के नीचे सारा खेल होता है, ये उसके बाद इस पे कोई कार्रवाई नहीं। मनीष जी, मैं बहुत बेबाकी से कहूंगा कि सारी भ्रष्टाचार की जड़ ये अधिकारी है जी, और इन अधिकारियों के जो आका हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो सारी भ्रष्टाचार की जड़ होते हैं और ये सब कुछ उन्हीं के नाक के नीचे, उन्हीं के आंख के सामने चल रहा होता है। जहां तक विषय राजनीतिक नेतृत्व का होता है, राजनीतिक नेतृत्व के संज्ञान में जब भी विषय आता है तो उस पर कार्रवाई होती है, चाहे किसी दल की सरकार हो। मैं इस बात से इनकार नहीं करता। मैंने तो सपा बसपा के शासनकाल में संघर्ष कर करके ऐसे ऐसे मंडियों में कार्रवाई करा के इस व्यवस्था को समाप्त कराया है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो ये संभव नहीं कि अगर सरकार राजनीतिक नेतृत्व तक के विषय पहुंचे उस पर कार्रवाई ना हो। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स और जो इसके नीचे जो अधिकारी बैठे होते हैं, होता क्या है कि छोटे अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और उस भ्रष्टाचार से जो उनको आय होती है उसको आगे दे करके बड़े अधिकारियों को अपने भ्रष्टाचार को पचा जाते हैं। ये सिस्टम है, ये सिस्टम जनित भ्रष्टाचार है। इसको रोकने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार में है और हमने किया भी है। विवेक जी, अगर मंडी परिषद के द्वारा किसानों के हित में कार्यों में जो धन का दुरुपयोग सामने आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार इसका सिर्फ एक कारण है, भ्रष्टाचार। जहां एक तरफ योगी सरकार कह रही जीरो टॉलरेंस पे काम चल रहा है, कोई भी भ्रष्टाचारी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, उसके बाद ये सारा जो भी खेल चल रहा है ये सबके सामने है और किसान इसको मारा जाता है। मनीष जी, होता क्या है, हमारी सरकार का भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसमें कोई शक नहीं है और हम करते भी हैं। लेकिन जब भ्रष्टाचार होगा उसको देख करके समाज के राजनीतिक नेतृत्व या समाज के लोग आंख मूंदे रहेंगे, मीडिया उस पर सवाल नहीं उठाएगा, तो भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व में संज्ञान में आएगा कैसे? और जब आएगा नहीं तो सरकार के पास कोई तीसरा नेतृत्व तो भगवान शिव जी का है नहीं कि आंख बंद करके देख लेती वो सरकार। हम ही आप सरकार के आंख नाक कान हैं। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता हमारी जिम्मेदारी कि हम ऐसी समस्याओं को उठाएं, अधिकारियों के भ्रष्टाचार को राजनीतिक नेतृत्व तक ले जाएं। आपने देखा पाटीदार बर्खास्त हुए, इतने दिन बाद हुए लेकिन बर्खास्त हुए, राजनीतिक नेतृत्व तक उनकी पत्रावली पहुंची तो कार्रवाई हो गई। इसी तरह आपने देखा जब हमारे मां महिमराम नाइक जी यहाँ के गवर्नर थे, जितनी
बड़ी संख्या में उन्होंने जुडिशरी के अधिकारियों को सेवा समाप्त की है। उतनी बड़ी संख्या में कहीं पूरे देश में अगर जुडिशरी के ऊपर कार्रवाई हुई तो बताएं आप। तो ऐसा नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व तो हमारा इस मामले में एकदम संवेदनशील है। हम कार्रवाई करने से इसमें चूकते नहीं, लेकिन विषय वहां तक जाना चाहिए। होता क्या है कि जो रास्ते में अधिकारी जो इस विषय की जांच करते हैं वही इस विषय को या तो दबा देते हैं या पचा जाते हैं। हमारी आपकी आवश्यकता है कि हम उस विषय को दबने ना दें। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मनीष जी आपकी भी जिम्मेदारी है। बिना हमारे आपके संघर्ष के, हमारे आपके प्रयास के इन भ्रष्टाचारियों की जड़ें खोखली नहीं होंगी, इनमें मट्टा डालने में कामयाब नहीं हो सकते। एक समस्या और देखने में सामने आती है, सरकार फसल का जो खरीदी पॉलिसी होती है वो केवल कस्बे तक होती है, जबकि उसको न्याय पंचायत स्तर पर भी होना चाहिए ताकि निचले स्तर से भी वो खरीदारी की जा सके। वो संभव नहीं हो पाती है। इसमें कहाँ कोई कमजोर कड़ी रह जा रही है? इसमें दिक्कत क्या होती है, अगर सरकार की दृष्टिकोण से देखें, सरकार का क्रय केंद्र तहसील में 1 या 2 ऐसा होता है जहां तक आम किसान अपनी फसल ले जाने में सक्षम नहीं होता। उसके पीछे जो सरकार में बैठे अधिकारी होते हैं उनके तर्क ये होते हैं कि साहब वहां दिया था क्रय केंद्र, वहां देखिए झगड़ा हो गया, वहां अशांति हो गई, वहां दिक्कतें आ गई, तो वो तुरंत क्या करते, बहाना बना के उस क्रय केंद्र को अगली बार निरस्त कर देते हैं। अधिकारी पेन लेना नहीं चाहते। सरकारी जो अधिकारी सिस्टम में बैठे वो जरा भी दर्द लेना नहीं चाहते। वो चाहते सब कुछ एकदम एसी में बैठ करके सीसीटीवी कैमरे के सामने सब चलता रहे, हमें कुछ करना ना पड़े। और किसान खेत से जब अपनी फसल लेके निकलता तो तपा तपाया रहता है। वो चाहता जल्दी से उसकी फसल बिक जाए, उसका कागज पत्र पूरा हो जाए। इसी इच्छा अनिच्छा में विवाद हो जाते हैं। तो उस विवाद के और भी तरीके हैं उसके निपटारे के। उसका हल ये नहीं कि आप वहां का क्रय केंद्र कैंसिल कर दें। और अगर ये न्याय पंचायत स्तर पे या ग्राम पंचायत स्तर पे क्रय केंद्र खुल जाएं तो जो एमएसपी की आज समस्या सारे किसानों को रहती, जो आज हमारे तमाम किसान यूनियनें मांग करती हैं कि किसान की एमएसपी को कानून बनाया जाए। देखिए, एमएसपी पे कानून बनाने की सरकार की तमाम अलग तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जब ग्राम पंचायतों तक क्रय केंद्रों की पहुंच हो जाएगी तो अधिकतम किसानों को एमएसपी का लाभ मिलने लगेगा। फिर ये जो मांग है, ये मांग ही एकदम से निष्प्रयोज हो जाएगी। तो आवश्यकता यह है कि ग्राम पंचायत स्तर तक कैसे क्रय केंद्र पहुंचाया जाए, कैसे किसानों के फसलों का क्रय किया जाए। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में जो सरकार के सिस्टम में अधिकारी बैठे हैं इनको परिणाम तक नहीं पहुंचने देते। बहुत आसान तरीका है। कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर है, ये उनके अधिकारियों की फेलियर है जो उसमें काम नियंत्रण नहीं करना चाहते, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है। सरकार की इच्छा शक्ति बहुत है। सरकार में बैठे लोग, चाहे वो आदरणीय सुरप्रताप शाही जी हो, खुद किसान परिवार से हैं, खुद किसान हैं और किसानों के बीच उनका काम करने का लंबा अनुभव है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ जी भी, सब लोग किसानों के लिए काम किए हों, करना चाहते हैं। परंतु जो ये सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं, इनकी खुद की इतनी चमड़ी मोटी है कि किसी विषय को परिणाम तक पहुंचने नहीं देते और उसमें इतने लुकने लगा देते हैं तो विषय परिणाम तक पहुंच नहीं पाता। भाई, आप कोटेदार को क्रय केंद्र में तब्दील कर दीजिए। सही बात। 2 दिन राशन बांटने के बाद कोटेदार 28 दिन क्या करता है? कोटेदार को क्रय केंद्र में तब्दील कर दीजिए। उसी कोटेदार के यहाँ जहाँ क्रय केंद्र खुल जाएगा वहां गांव में कौन झगड़ा करेगा, कहाँ विवाद हो जाएगा? उसी से आप फसल कलेक्ट करा लीजिए। बहुत आसान तरीके हैं। लेकिन जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो ऐसे किसी व्यवस्था को सरलीकृत करने में उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। अमूमन विवेक जी, ये भी देखा जाता है कि पीसीएफ और नेफेड जैसे एजेंसियों के भ्रष्टाचार में किसान परेशान नजर आता है। फिर भी ये एजेंसियों से हर साल फसल खरीद को लेकर किसान कितनी ईमानदार पे रह सकता है, कितनी ईमानदारी दिखाई जा रही है इसको लेकर? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि किसान
और ये एजेंसियां कहीं ना कहीं किसानों के प्रति कहीं से भी ईमानदार नहीं नजर आती। ना ये एजेंसियां ईमानदार हैं, न इसमें बैठे लोग ईमानदार हैं। राजनीतिक नेतृत्व की तो बड़ी इच्छा शक्ति रहती है कि किसानों के साथ सहूलियतें हों, किसानों को दिक्कतें ना हों, लेकिन जो वहाँ बैठ जाते हैं अधिकारी, उनको किसान के प्रति भावना नहीं रहती और उस संस्थागत भ्रष्टाचार का दर्द किसान को मिलता है, उसकी मार किसान को पड़ती है। एक चीज विवेक जी और देखने में आता है कि समय पे नालियों नहरों की साफ सफाई नहीं हो पाती, जिस वजह से किसानों को समय पर पानी की सुविधा और अन्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जिस वजह से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी बरसात हुई है, बरसात में भी किसानों की बहुत सी फसलें नष्ट हो गई हैं, काफ़ी किसानों को नुकसान हुआ है। क्या इसको लेकर प्रदेश सरकार क्या करती नजर आ रही है? देखिए मनीष जी, जहाँ तक नहरों की साफ सफाई का विषय है, पूर्ववर्ती सरकारों की समस्या रही है। पिछली बार जब हमारे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी सिंचाई मंत्री थे तो मैंने उनके समय में देखा, व्यक्तिगत रूप से देखा, मतलब कोई राजनीतिक विषय नहीं है, कि नहरें समय से साफ हुई, नहरों में टेल तक पानी है। मैंने उन नहरों में भी पानी देखे जिन नहरों में मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी पानी नहीं देखा था। तो ये तो कहना ठीक नहीं है कि हमारी सरकार में नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा। नहरें समय से साफ भी हो रही, नहरों में टेल तक पानी पहुंच रहा। अब जो बरसात की वजह से जो फसलें अतिवृष्टि की वजह से प्रभावित हुई है, उस पर जो सरकार के जो नियम हैं, जो उसके जो बीमा की पॉलिसी है, उसके तहत जो उनको क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है, उन्हें दिया जाएगा। इससे उनकी आंशिक क्षतिपूर्ति तो हो ही जाती है, लेकिन अब वो तो फसल तो है, फसल तो नष्ट हो ही गई, उसका तो दुख तो किसान को बना रहता है, वो उसका कोई दूर नहीं कर सकता। किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर विवेक श्रीवास्तव जी से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, इसके लिए विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे विवेक श्रीवास्तव जी की, जो कि पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के थे, और उन्होंने बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ किसानों के मुद्दों को उठाया, उनसे संबंधित जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको रखा। आज हर किसान की आवाज़ में बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।